तो दरअसल युद्ध तो इजरायल और ईरान के बीच हो रहा है। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला किया है, लेकिन उसके बावजूद उसका असर भारत पर भी देखने को मिल सकता है। भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत सही रास्ता अपना रहा है? और साथ ही इकोनॉमिक प्रेशर को लेकर भारत किस तरीके से निपट सकता है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चरणजीत सिंह सप्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुरेश गोयल, पूर्व सेक्रेटरी विदेश मंत्रालय के, वो भी इसमें भारत सरकार क्या करना चाहिए भारत सरकार को, यह उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ जराबी, ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के, वो इस चर्चा में शामिल होंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट को लेकर हम सिद्धार्थ जराबी से भी चर्चा करेंगे। और लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, पूर्व डीजी इन्फेंट्री, वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और अब यह युद्ध कहां तक आगे जा सकता है, इन सारे मुद्दों पर संजय कुलकर्णी से भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन 3 सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहता हूं। पहला सवाल, ईरान की जंग से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा? हमने थोड़ी देर पहले जो आपको जो कहानी दिखाई, उसमें आपको साफ नजर आया कि किस तरीके से 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल इसी रास्ते से आता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। दूसरा सवाल, क्या अमेरिका इस जंग को और बढ़ाने का जोखिम लेगा? क्योंकि अमेरिका यह कहने की कोशिश कर रहा है कि वो युद्ध नहीं शुरू किया है, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर आस्थापनों पर ही अटैक किया है ताकि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सके। और तीसरा अहम सवाल, क्या ईरान इजरायल युद्ध के हालात भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन गए हैं? इन 3 सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। और शुरुआत में ही मैं सुरेश गोयल जी के पास जाना चाहता हूं। तीसरा सवाल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की स्थिति में, कि क्या ईरान इजरायल युद्ध के हालात भारत के लिए एक कूटनीतिक चुनौती बन गए? हालांकि ईरानियन प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात की है, 45 मिनट्स तक यह बातचीत हुई है, लेकिन यूएनएससी में भी एक प्रस्ताव आ चुका है युद्ध विराम का। इन सारे मुद्दों को लेकर सबसे पहले जी। सुरेश गोयल, आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या आप सरकार को करना चाहिए? अगर आपका सवाल देखिए मेरे से साहिल ये है कि कूटनीतिक चुनौती भारत के लिए क्या है, तो मैं आर्थिक मामलों पर बातचीत अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे समझ से वो भी एक काफी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कूटनीतिक जी। चुनौती के तौर पर अब मुझे ये डर नहीं है कि ईरान या इजराइल वो हमारी पोजीशन को समझेंगे या नहीं समझेंगे। हालांकि इस बात से मैं सहमत हूं कि हमने ईरान और इजराइल के बारे में अभी से नहीं, पिछले 50 साल से अ, बड़ी आइडियोलॉजिकल पोजीशंस ली हैं। और उन पोजीशंस में हमारे साथ इजराइल भी रहा है, और मिडिल ईस्ट के जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं वो भी रहे हैं। जो हमारे जो निजी स्वार्थ है, ये जो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनको देखते हुए वो पोजीशंस कोई गलत सही साबित हुई है। तो पहली बात तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने इस बार जो पोजीशंस ली हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक जो एथिकल पोजीशन से उनसे बहुत अलग कर लिया है। मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं हम इसको एडजस्ट कर सकते थे, जो हम कर रहे हैं और कह रहे हैं। लेकिन जो कह रहे कर रहे एथिकल पोजीशंस की बात छोड़ करके हमें एक बहुत खतरा बड़ा पैदा हो गया है इस क्षेत्र में, वेस्ट एशिया क्षेत्र में। वेस्ट एशिया क्षेत्र में खाली यही नहीं कि जो जंग चल रही है उससे इंस्टेबिलिटी आएगी, जो हिंदुस्तानी हैं उनको छोड़ना पड़ रहा है, व्यापार पर असर पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा मैं खतरा देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ जो अफगानिस्तान के टाइम पर हुआ था, जो इससे पहले हो चुका है और अब दोबारा होगा। असीम मुनीर को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने लचक बुलाया, कोई खाली एक इत्तेफाक नहीं था ये। अगर पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं ट्रंप, तो खाली इत्तेफाक नहीं है ये मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। आश्चर्य नहीं है, सॉरी, लेकिन थोड़ा शौक लगा मेरे को कि अमेरिका इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है और किस तरह एडजस्ट कर सकता है ये। लेकिन बात ये है कि सब कुछ जानते बूझते, ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल टेररिज्म पर क्या रुख रहा है। ओसामा बिन लादेन आफ्टर वहीं पर मिला था। उसके बावजूद अगर उन्होंने असीम मुनीर को इतने पास लाए तो किस लिए? और मुझे ये शक है और असेसमेंट है ये मेरा कि ईरान के युद्ध में, जहां पर कि पाकिस्तान हालांकि पब्लिकली उसको डिनाउंस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान डुप्लीशियस गेम खेलने में काफी माहिर है, पहले कर चुका है।
कि बोलना कुछ है, करना कुछ और है। मुझे ये शक है कि कहीं न कहीं ईरान के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है और इवन फैसिलिटीज़ इन हम्म, टर्म्स ऑफ बॉम्बर्स वगैरह उनको जो एयर बेसिस हैं, कहीं न कहीं उनके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग है। जिसकी वजह से हम्म। यूएसए और असीम मुनीर, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी इतनी नज़दीक आ रही है। और अगर ऐसा है कि लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के नज़दीक है, हमारे लिए काफ़ी बड़ा लेकिन खतरा बन जाता है वो। जी, बिल्कुल, जी, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि यूएनएससी में सीज फायर का जो प्रस्ताव लाया गया है, युद्ध विराम होना चाहिए, वो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यूएनएससी में उसकी चर्चा होगी। लेकिन मुझे एक जी, सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत की नीति ईरान को लेकर 2005 में अलग थी। 2005 में हमने ईरान के विरुद्ध में, यूएस के साथ में, अमेरिका के साथ में वोट किया था जब न्यूक्लियर पावर का मुद्दा निकला था, और उसमें तब हम अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहे थे सिविल न्यूक्लियर संधि को लेकर, उसके साथ साथ न्यूक्लियर डील को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। 2005 में हमने उनके समर्थन में वोट किया था, लेकिन वही 2024 में हम एब्सेंट रहे थे उसमें। तो कई बार हमने जी। ये देखा है कि हमारी नीति उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से रहती है, ईरान के मामले में, इजराइल के मामले में। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरीके से विपक्ष दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हमारा स्टैंड मॉरल स्टैंड होना चाहिए, हमको अमेरिका के खिलाफ बात करनी चाहिए, हमें यह कहना चाहिए कि अमेरिका ने किस तरीके से एनपीटी का उल्लंघन किया है, इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन किया, और हमको ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए। क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये बात सही रहेगी आज की स्थिति में? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2005 का आपने ज़िक्र किया, आपने अपने सवाल का खुद जवाब भी दे दिया है कि हमारे जो उस टाइम पर बातचीत चल रही थी, उसमें हमें अमेरिका का साथ देना बन रहा था और मैं यहाँ पर विपक्ष की या पक्ष की बात नहीं करूँगा। लेकिन बात ये जी। ज़रूर करूँगा कि हमने टाइम पर अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए जो एथिकल पोज़ीशंस है, हमने उनको सैक्रिफाइस किया है। पहले भी किया, 2005 5 की बात करी। तो मैं बिना विपक्ष की बात किए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखते हुए भी अगर हमें कहीं हम्म। थोड़ा-सा ओपन रखना चाहिए था, तो अच्छा रहता। हमें ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें कहनी चाहिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा, आपने कहा कि शायद पाकिस्तान के बारे में कुछ कहा था आपने ये। तो देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के मामले में वो कब, कहाँ चकमा दे करके, दूर होकर के अपना हल निकाल ले, कहना बहुत मुश्किल है ये। तो हमें इसके बारे में हम्म। बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई डबल गेम नहीं खेल रहा हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के रिश्तों में बदलाव आए हैं, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में भी कहीं ना कहीं बदलाव आते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। सुरेश गोयल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमें और कई मुद्दों पर बात करनी है। ब्रिक्स समिट आने वाला है, उसको लेकर भारत की भूमिका क्या रहेगी, उन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन मुख्य सवाल हमारा जो था सिद्धार्थ जराबी की, ईरान के जंग से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं कि हमारे पास बाकी स्रोत भी है, अलग रास्ते से भी हम क्रूड ऑयल का बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आपने देखा कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे शेयर मार्केट पर उसका असर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ सकता है अगर ईरान जो धमकी दे रहा है उस पर अमल करने की कोशिश करे तो। देखिए साहिल, सबसे बड़ी बात हमें ये पहले समझनी होगी कि पिछले अब लगभग तीसरा साल शुरू होने को है जब पेट्रोल और डीजल के दाम फिक्स्ड रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बदलते रहते थे। वो नीति फ्रीज कर दी गई है। जहां तक भारत में कंज्यूमर है पेट्रोल डीजल का, उसको कोई भी फर्क पिछले काफी समय से, 2 साल से, 2.5 साल से ऊपर नीचे होने का, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बदलाव आता है, कोई असर नहीं दिया गया। अब मान लीजिए अगर क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या होगा, वो कहना कठिन है। अभी तक के जो पहले इंडिकेशन आई है कि बहुत ज्यादा उछाल नहीं हुआ है, लगभग 3% का उछाल हुआ था, बट वो थोड़ा थमा भी है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बाजार में ये समझ आ रही है लोगों को कि उस प्रकार का ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट शायद अभी संभावना के दायरे में नहीं है। कारण उसके आपने भी बताया कि जिस प्रकार की टारगेटिंग हुई है,
ईरान को पहले से पता था, उसने काफी सामान शायद वहां से निकाल भी लिया। तो एक प्रकार से कैलिब्रेटेड रेस्पॉन्स अगर आता है तो मार्केट अलग रुख ले सकता है। जहां तक इस स्ट्रेट को बंद करने की बात है, हमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी पड़ेगी, भारत से ज्यादा सबसे ज्यादा खामियाजा इसका चीन को पड़ सकता है। कारण क्या है? क्योंकि 50% से अधिक चीन का जो क्रूड ऑयल है वो इस रूट से आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। और आप जानते हैं चीन और ईरान के संबंध कैसे हैं। मेरा यह मानना है कि शायद कहीं ना कहीं पे ईरान अमेरिका को चोट पहुंचाने का जो उसका एक मन होगा और बदले की भावना होगी, उसमें वो अपने सबसे बड़े बैकर चीन को बहुत बड़ी चोट नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा अहम सवाल इसमें है सिद्धार्थ, क्योंकि एलपीजी की अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा रिसर्च कहता है कि आज भी अगर हम देखें तो 2 में से 3 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स जो भारत के घर घर में इस्तेमाल होते हैं वो वेस्ट एशिया से आते हैं, और इसका असर जरूर यहां पर पड़ सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि एलपीजी स्टोरेज कैपेसिटी जो भारत के इंपोर्ट टर्मिनल्स में है वो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो सफिशिएंट टू कवर ओनली अबाउट 16 डेज, 16 दिन नेशनल एवरेज कंजम्पशन अगर हम देखें, और वो कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उसके मद्देनजर भारत सरकार क्या कर रही है आपको लगता है, और क्या उस पर उसका असर पड़ सकता है? आपने कहा कि स्टेबलाइज हमने की है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अब तक इसकी प्राइस पर असर नहीं डाल पाया है, लेकिन एलपीजी की अगर बात करें तो उसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, अगर हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है अगर उसको बंद कर दिया जाता है तो बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, और शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म बड़ा प्रभाव पड़ेगा। बिकॉज दूसरे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज अगर हैं भी तो शायद समय और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। बट मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये हॉर्मुज का जो स्ट्रेट है ये कंट्रोल ईरान का है, और हमने पिछले 48 घंटे में साहिल एक चीज जो देखी है कि कुछ शिप्स ने उस एरिया से जाने में अपने जो थरोफेयर है उसको कम कर दिया है। सो इनिशियल इंडिकेशन है कि शायद कहीं ना कहीं डर के मारे कुछ शिप्स की संख्या घटी है। पर मेरा बार बार आपसे यह कहना है कि अगर हॉर्मुज के स्ट्रेट को ईरान टारगेट करेगा और उसको अगर बंद करेगा तो वो यूएस के खिलाफ एक्शन नहीं होगी, वो दुनिया के खिलाफ एक्शन होगी। और इस कारण ऐसी एक्शन से कहीं ना कहीं ईरान भी बहुत संभल के चलेगा। और तभी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि पार्लियामेंट ने बोला है, और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में जो एमपीज होते हैं वो जन भावना के प्रतीक होते हैं, पर जो रियल डिसीजन मेकर ईरान में है वो सुप्रीम काउंसिल है, और सुप्रीम काउंसिल का शासन पे पूरा कंट्रोल है। क्या वो ऐसा बड़ा स्टेप लेगा और पूरी दुनिया से एक बैर और महंगाई के हालात पैदा करेगा? मेरे को इस चीज पे अभी पूरी जानकारी लगता है अभी बाहर नहीं आई है। यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि अब तक ये मान नहीं रहे थे हम कि अमेरिका शायद इस तरीके से ईरान पर बम्बार्डिंग करेगा, क्योंकि बार बार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हवाला दिया जा रहा था कि अमेरिका में चुनाव के वक्त डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते थे कि अब मैं मिडिल ईस्ट के झगड़े में अमेरिका को नहीं लपेटना चाहता, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका इस पूरे झगड़े में लपेट चुकी है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या अमेरिका इस पूरे मामले को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि आज की स्थिति में अमेरिका बार बार यह कहने की कोशिश कर रहा है कि जो बयान उनका आया है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, अभी तक अमेरिकन कांग्रेस के पास जाकर युद्ध की परमिशन नहीं ली गई है, क्योंकि युद्ध का अनाउंसमेंट तो अमेरिकन कांग्रेस करता है। वो सिर्फ यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम टारगेटेड अटैक यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस जंग को बढ़ने का जोखिम अमेरिका उठाएगा? क्या यह खतरा अभी भी बना हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगा कि अमेरिका ने 3 जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, अमेरिका का मकसद था टू इंश्योर कि ईरान डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और एज रिगार्ड द वेपनाइजेशन सिस्टम। तो वो जो है वो साफ हो गया है कि ईरान के आज की तारीख में वो काबिलियत नहीं है, चाहे ईरान और हो सकता है रूस भी मिलकर के ये कह रहा है कि उनकी काबिलियत में कोई असर नहीं पड़ा है। But let's go along with America right now as a part of white. Yes, आज की तारीख में nuclear capability of Iran is 0. Let's presume it is 0. अब
सवाल क्या होता है, अगर तो यूएसए ने यहाँ तक जो मकसद था, एम था यूएसए का, जो उसने अगर एम अचीव कर लिया है, अब जो 20 तकरीबन 20 से 70 के आसपास जो यूएस के बेसिस हैं, प्लस 40,000 उनके सैनिक हैं, अगर उनके ऊपर ईरान हमला करता है या बमबारी करता है तो ऑफकोर्स यूएसए उसका पूरा रिटेलिएट करेगा, नुकसान ईरान का होगा। जहां ईरान और इजराइल का संबंध है, लगातार जिस प्रकार से ईरान इजराइल के ऊपर पलटवार कर रहा है, और अगर 5, 10, 15 मिसाइल भी जाकर के गिर पा रही है, और ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है कि आयरन डोम के होते हुए, डेविड स्लिंग के होते हुए, एरो सिस्टम के होते हुए, सब कुछ एयर डिफेंस का होते हुए, पर इसके बावजूद भी अगर वो हाइपरसोनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इसको पार कर सकता है, तो नुकसान इजराइल इज ऑल्सो फीलिंग द हीट ऑफ द अटैक फ्रॉम ईरान। अब सवाल है ईरान का। ईरान के ऊपर जिस प्रकार से अभी तक इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी सिर्फ कन्फाइंड के मिलिट्री टारगेट, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और उनके कमांडर्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मिलिट्री प्रोडक्शन साइट, इन्हीं के ऊपर अभी तक हुआ, जिसके कारण से ईरान खुद कह रहा है कि उसके तकरीबन 400 से 500 लोग मारे गए और 3-1,000 घायल हुए हैं। लेकिन इसके बाद अब ईरान अगर बेतरतीब फायरिंग करता है, बिकॉज इजराइल जो है वो सिर्फ 420 किलोमीटर लंबा और 135 चौड़ा है, जिसके कारण कोई भी मिसाइल फायर हो, कोई भी ड्रोन फायर हो, अगर एक आयरन डोम और कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं गिरेगा, तो नुकसान इजराइल का पक्का होता है, इसमें कोई शक नहीं। वही नहीं, क्योंकि इजराइल और ईरान में बहुत फर्क है। ईरान तकरीबन 75 गुना बड़ा है अपने ज्योग्राफिकल एरिया में विद इजराइल, और आबादी में भी इजराइल जो है 10% ही है ईरान का। तो ऐसे इसमें नुकसान जरूर इजराइल का होता है। तो इजराइल के अंदर ग्राउंड बंकर जो बड़े होने के कारण नुकसान नहीं है, लेकिन जो स्टेट ऑफ होर्मुज की हम लोग जो बात करते हैं बार बार की क्या होएगा कैसे होएगा, स्टेट ऑफ होर्मुज 50% ओमान के पास है और 50% ईरान के पास है। तो ये कहना कि स्टेट ऑफ होर्मुज 33 किलोमीटर का पूरे दायरे में ईरान कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है ईरान किसी भी हालत में, चाहे वो जितना जोर लगा ले, बिकॉज ओमान का भी एक तट और 50-50% है, तो वो नहीं हो पाएगा। 167 किलोमीटर लेंथ है उसकी। तो ईरान अमूमन इस तरह के